नमस्कार। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण और एक डराने वाला दिन है, जहां पर सर्वसत्तावादी सरकार ने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पर हमला किया है। चुनाव से ठीक पहले उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। आपको याद दिलाना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक खातों पर इससे पहले भी एक बार प्रतिबंध लगा था। इसके पहले एक बार उनके खाते फ्रीज किए गए थे और यह खाते अंग्रेजों ने फ्रीज किए थे 1930 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई में सबसे आगे चल रही थी। या ऐसे कह सकते हैं कि जब आजादी की जंग की गतिविधियां सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी या आजादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उस वक्त अंग्रेजों ने कांग्रेस के खातों पर रोक लगाई थी, उनको फ्रीज किया था। तो आप देखिए कि एक वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने उसके बैंक खातों को फ्रीज किया, और आज आजादी के बाद हम अमृत काल में हैं और इस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी, मोदी और आरएसएस की सरकार ने कांग्रेस के खाते फ्रीज किए हैं। इस विषय पर बातचीत करना, नागरिकों तक यह सूचना पहुंचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह सब चुनाव के पहले हो रहा है। आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि यह योजना किस तरह से मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। उन्होंने सभी मतदाताओं के अधिकारों को एक समान बताया है, यानी जो व्यक्ति चंदा नहीं दे रहा है किसी पार्टी को और जो व्यक्ति चंदा दे रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है और वह है कि लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है, लोकतंत्र एक पूरी प्रक्रिया है और जहां पारदर्शिता की स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए। तो कल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से परेशान या उद्योगपतियों के दबाव से तंग आकर सरकार ने आज सीधा कांग्रेस पर हमला किया है। आप देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, पूरी योजना को असंवैधानिक बता देता है, बीजेपी की तरफ से बचकाने बयान आ रहे हैं और हमेशा की तरह उत्तेजनापूर्ण बातें कही जा रही हैं। तर्क की जगह राष्ट्रवाद को आगे कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखें कि सरकार किसानों के साथ किस तरह पेश आ रही है। तो एक वो मोर्चा है जहां कल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की योजना को असंवैधानिक बताया, दूसरी तरफ किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश के लिए परेशान हैं, लेकिन इन अहिंसक किसानों को उनकी सामान्य शांतिपूर्ण प्रवेश को किस तरह पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। आपके सामने तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, छर्रे चलाए जा रहे हैं और तरह तरह से बुजुर्ग किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। आज एक किसान की आंसू गैस के कारण उसकी जद में आने से उनकी मृत्यु हो गई है और इनकी उम्र केवल 63 वर्ष बताई जाती है। सवाल किसानों के घायल होने और इस अधिकारों की लड़ाई में मारे जाने से कहीं आगे का है, और यह सवाल है कि कैसे लोकतंत्र के नाम पर चुनी गई सरकार लोकतंत्र को हाईजैक कर रही है। और जब भी आप लोकतंत्र से जुड़ा कोई सवाल पूछते हैं तो आपको या तो राष्ट्रद्रोही बता दिया जाता है या फिर आपको पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाता है। आप जरा बताएं, यह किसान जो हरियाणा और पंजाब से यहां प्रदर्शन करने आ रहे थे, इनको किस आधार पर रोका जा रहा है? कौन सा ऐसा देश का नियम कानून है जो इन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकता है? आप जानते होंगे कि जब कहीं आपको प्रदर्शन करना होता है तो आप पहले सरकार को लिख कर देते हैं, बता कर देते हैं, उससे अनुमति मांगते हैं और पूरी एक प्रक्रिया है जो हर बार आंदोलनों से पहले पूरी की जाती है। लेकिन सरकार का रवैया आप देखिए कि वह अपने ही नागरिकों
पर ऐसे बैरिकेड्स लगा रही है, ऐसी कीलें बिछा रही हैं जो हमने इतिहास में पहले कभी नहीं देखी। जैसा कि अभी आपने सुना, 1930 में आजादी की जंग के समय कांग्रेस के खातों पर रोक लगाई गई थी और आज 96 वर्ष बाद लोकतंत्र के नाम पर चुनी गई एक सरकार जो अपना लोकतंत्र भूलकर तानाशाही हो गई है, उसने कांग्रेस के खातों पर रोक लगाई है। और उसकी रोक के बाद किस तरह से फर्जी खबरें आनी शुरू हुई, वो गोदी मीडिया का आपको महत्व बताती हैं। ज्यादातर टीवी चैनल जो कि बीजेपी समर्थित हैं, या आप कह सकते हैं कि उन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की तरफ से चलाए जा रहे हैं जिनके दबाव में सरकार किसानों को यहां आने नहीं दे रही है। यह भी याद दिलाना जरूरी है कि यह वही पूंजीपति हैं जिनके लिए 3 कृषि कानून लाए गए थे, वो काले कानून जो किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के कारण, नागरिकों के लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के कारण और लेखकों, बुद्धिजीवियों के लगातार दबाव के कारण टाले जा सके, और उनको सरकार ने चुनाव के पहले वापस लिया था। लेकिन अब एक ऐसे समय जहां पर फिर से चुनाव आ रहे हैं और चुनाव मुश्किल से हमसे 100 दिन भी दूर नहीं है, सरकार कैसे एक मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर देती है। तो आपको इस पूरी गतिविधि को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। एक तरफ सरकार राम मंदिर के आयोजन के बाद से पूरे देश में एक सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप से बढ़ाने में लगी है। आप देखिए, रेलवे स्टेशनों पर, कॉलोनियों में और सभी सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह से उन्माद बढ़ाया जा रहा है। धर्म विशेष को निशाना बनाकर आप रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। RWA जो सोसाइटी हैं, रहवासी कॉलोनियां हैं, किस तरह से एक ऐसा वातावरण रच रहे हैं जहां पर आप केवल दूसरे धर्मों को चिढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां पर संघर्ष निर्मित हो। ऐसा लगता है कि अब तक जो काम टेलीविजन न्यूज रूम कर रहे थे, हमेशा 24 घंटे हिंदू मुस्लिम और कोई खबर ही नहीं है देश में, ठीक वही काम इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कर रही है। तो चुनाव की तैयारियां कैसे अलग अलग तरीके से की जा रही हैं। एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम चारों तरफ वातावरण में कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को खुली चुनौती दे रहे हैं, और देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे 22 जनवरी के आयोजन को भारतीय जनता पार्टी सद्भाव की जगह एक वैमनस्यपूर्ण राजनीति के लिए उपयोग कर रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा आपसे, और फिर दोहराता हूं कि राम ऐसे नहीं आएंगे। राम मर्यादा के प्रतीक हैं। राम ने अपने जीवन में कभी मर्यादा का परित्याग नहीं किया, अपने शत्रुओं से प्रेम और पूरी मर्यादा से पेश आए। वह राम जिनका पूरा जीवन प्रेम, दूसरों के प्रति सद्भावना और विनय है, उन राम के नाम पर हम लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। कैसी राजनीति है जो राम के नाम पर की जा रही है। राम के लोक कल्याण को भुला दिया गया है, राम के जन कल्याण को भुला दिया गया है। केवल राम के नाम पर आप एक ऐसे राम राज्य को थोप रहे हैं, एक ऐसे राम राज्य को लाने का स्वांग रच रहे हैं जिसमें केवल तानाशाही है। नागरिकों को इस वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि कैसे सांप्रदायिकता धीमे 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 उनके दिमागों में भरी जा रही है। गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी जी ने आज यह बात जब सामने रखी कि कैसे 96 साल पहले अंग्रेजों ने कांग्रेस के खाते फ्रीज किए थे, उसके बाद से आप देखें कि तरह तरह के झूठ सामने लाए जा रहे हैं, तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। इन तर्कों से नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गोदी मीडिया लगभग हर घर में पहुंच गया है और वह आपको झूठे
तर्क गढ़ रहा है, झूठी खबर दिखा रहा है। जैसे ही यह खबर आई उसके 2 घंटे बाद ही तमाम टेलीविजन ने, डिजिटल वेबसाइट ने ऐसी खबरें प्रकाशित की जिसमें लिखा गया कि कांग्रेस को इस खातों के प्रतिबंध से राहत मिल गई है। जिसके बाद कांग्रेस की ओर से बयान जारी करके स्पष्ट रूप से बताया गया कि कैसे अभी भी तमाम शर्तें लागू हैं और कैसे यह बैन लागू है, और जिसको राहत कहा जा रहा है असल में वह छल है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि इसमें 115 करोड़ रुपए खातों में रखने की बात कही गई है और उसके ऊपरी सीमा के उपयोग की बात है, जो कि पूरी तरह से एक भ्रामक जानकारी है और लोकतंत्र पर तानाशाही ने एक ताला लगा दिया है। यह केवल कांग्रेस पर हमला नहीं है, उन सभी लोगों पर हमला है जो इस सरकार से स्पष्ट रूप से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी जानना जरूरी है कि जब बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और जब कांग्रेस को सबसे कमजोर मानते हैं, तो आखिर ऐसी कमजोर पार्टी पर, आखिर ऐसे नेता पर जिसके दुष्प्रचार में आप पिछले 15 वर्षों से सतत काम कर रहे हैं, उसकी पार्टी पर इस तरह से हमले की क्या जरूरत है। जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा में नागरिकों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और नागरिक जिस तरह से महसूस कर रहे हैं कि उनका बोलना मुश्किल हो रहा है, जब भी कोई सवाल उठता है तो उस सवाल पर बात करनी मुश्किल हो रही है, तो इन सारी चीजों से, इन सारी सूचनाओं से सरकार घबराई हुई है। इसलिए एक तरफ वह विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ जो झुकने को तैयार नहीं है उनको किसी भी तरह चुप करने की कोशिश कर रही है। आपने मेरी किताब के बारे में निश्चित रूप से अब तक कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। इसलिए पढ़ें क्योंकि इसमें 10 साल का पूरा हिसाब किताब है। जिस चुनावी बॉन्ड की चर्चा आप देख रहे हैं, इस किताब में उस पर विस्तार से सामग्री दी गई है। इसलिए इस किताब को पढ़ें और यह समझने की कोशिश करें कि सरकार क्यों बेचैन है। जब चारों तरफ मीडिया उसकी जय जयकार कर रहा है, ऐसे सर्वे बनाए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई सामने है ही नहीं, तो इन सब के बीच में देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी पर इस तरह के आर्थिक हमले की क्या जरूरत है। आखिर उसकी गतिविधियों को शून्य करने की क्या जरूरत है, जब आप स्वयं संसद में बता रहे हैं कि आप 400 के पार आने वाले हैं, 400 के पार जाने वाले हैं। याद रखिए, धर्म के नाम पर जो पूरा वातावरण रचा जा रहा है, जब तक आप नागरिक इसमें सचेत नहीं होंगे, आप अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, तो यह पूरा का पूरा लोकतंत्र और संविधान, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, एक आम आदमी को है, उसे अपना गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए लोकतंत्र और संविधान की जरूरत है, उस पर एक ऐसी तानाशाही कब्जा कर लेगी जिसे हम चीन में देखते हैं, जिसे हम रूस में देखते हैं। और निश्चित रूप से आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आरएसएस का इतिहास क्या है, क्योंकि आरएसएस सबसे बड़ी एक भ्रामक संस्था है जिसके बारे में आपको सरदार पटेल और नेहरू के बीच में पत्र व्यवहार, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच में पत्र व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। सरदार पटेल ने लिखा है कि आरएसएस के बारे में कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस संस्था का कोई रजिस्टर नहीं है, यह एक गुप्त संगठन है और देश भर में इसके हर जगह इसके लोग मौजूद हैं। तो आप देखिए कि 1925 में आरएसएस बना और अब हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं। और याद रखिए कि आरएसएस क्या कहता है। आरएसएस अभी भी उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना में डूबा हुआ है जिसका लोकतंत्र और संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में, एक संविधान सर्वोच्च वाले देश में हिंदू राष्ट्र की कोई जगह नहीं है। तो ये कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिनके लिए आपको विवेक के पास रहना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने नागरिक बोध के पास रहना पड़ेगा।
इस मीडिया के भरोसे मत रहिए। जिस किताब का मैं आपको हवाला दे रहा हूं उसको देखते चलिए। सरदार पटेल का यह चुना हुआ पत्र व्यवहार है। इसे नवजीवन ने प्रकाशित किया है अहमदाबाद से, और बहुत आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दूसरों के हवाले पर ना रहें, खुद देखें कि कैसे सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में अपनी चिंता प्रकट की है और कैसे कहा है। और यह सारी बातचीत सरदार पटेल के हवाले से इस किताब में है। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी की हत्या के पहले आरएसएस किस तरह से वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहा था, हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा था और सीधे तौर पर हिंदू महासभा के साथ सांप्रदायिक हरकतों में शामिल था। और गांधी जी की हत्या के बाद किस तरह से आरएसएस ने अपने आप को पूरे देश में फैलाने का काम किया और गांधी जी को, नेहरू को खलनायक बनाने का काम किया। तो आरएसएस की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं है। आजादी की लड़ाई में जिस कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, आज 96 वर्षों बाद भारत में लोकतंत्र के नाम पर चुनी हुई एक सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैये से उसके खातों को फ्रीज कर दिया है। तो आपको यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि जिस सरकार को आपने 2 बार विशाल समर्थन दिया है, आपका एक नागरिक होने के नाते यह भी दायित्व तो नहीं है कि उस सरकार से आप सवाल कर सकें। हमारे YouTube चैनल पर नागरिक, संविधान और लोकतंत्र पर हम निरंतर चर्चा करते हैं। यह बिल्कुल एकल प्रयास है और मेरे साथ आपके प्यार के सिवा, आपके साथ के सिवा कुछ और नहीं है। इसलिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नागरिक अधिकारों, नागरिक संघर्षों के सहभागी बनिए।